तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको एक बहुत ही सनसनीखेज और रोचक किस्सा सुनाएंगे, जिसमें मुंबई का सबसे बड़ा एनकाउंटर, 5 खतरनाक किस्म के शूटर बहुत केसेस में इन्वॉल्व, जिनको पुलिस ढूंढते ढूंढते थक गई थी, और जब पता चला तो 5 के 5 एक ही जगह पे मिल गए। और फिर आधी रात को वो इनकाउंटर कैसे हुआ, ये रोचक कहानी आप आज सुनिए। कहने को तो इस कहानी के पीछे एक और कहानी है और उसके आगे की भी एक और कहानी है, लेकिन वो पूरा किस्सा कल आपको सुनाऊंगा, जो इस किस्से से भी और बढ़कर है। कल की कहानी सुनने के लिए आपको आज का एपिसोड अंत तक सुनना पड़ेगा, आखिर तक सुनना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ मैं ये कहानी आज ख़त्म करूँगा वहाँ से एक नई कहानी शुरू होगी जो आपने कभी सुनी नहीं होगी। आजकल जो किस्से आप गैंगस्टर्स के, आजकल के गैंगस्टर के सुन रहे हो, तिहाड़ जेल में, पंजाब की जेलों में क्या होता है, ये मुंबई की जेलों में 1994-95 में होता था। बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है कल वाला, इंतज़ार कीजिए। तो आज बात करते हैं उस एनकाउंटर की जिसमें एक ही पल 5 लोग ढेर कर दिए गए और उनको भागने का, बचने का कोई मौका नहीं मिला। ऐसे सीन आप खाली फिल्मों में शायद देखे होंगे, ये असली कहानी है। 2 शख्स, सगे भाई, उत्तर प्रदेश तो समय था, आजकल उत्तराखंड हो गया। वहाँ से रोटी रोजी की तलाश में मुंबई आते हैं और हथियारों की ज़िंदगी अख्तियार कर लेते हैं। बड़े भाई का नाम था नारायण लक्ष्मण रावत और छोटे भाई का नाम हीरेंद्र लक्ष्मण रावत। बड़े को, नारायण को, शॉर्ट नेम नरू और नारू या नरू, और छोटा भाई हीरेंद्र को हीरू। तो नारू और हीरो की कहानी आपको आज सुनाते हैं। हीरो नहीं, हीरू। सगे भाई, बड़े शातिर बदमाश, हुलिया बदलने में, अड्डा बदलने में, काम करने का तरीका बदलने में, पुलिस की नज़रों से बचने में इतने शातिर कि बहुत सालों तक पुलिस परेशान हो गई थी इनको ढूंढने में। और इन दोनों भाइयों ने एक बहुत बड़ा गैंग 1990 से शुरू करके 1995 तक 5-6 साल में कुछ 70-72 लोगों का गैंग खड़ा कर लिया। इतने लड़के इनके साथ काम करते थे। और कमाल की बात यह है कि जो बड़े गैंग थे उस समय, दाऊद गैंग, छोटा राजन गैंग, उनमें कभी मिले नहीं, उनके साथ कभी हाथ नहीं मिलाया, लेकिन उनके लोगों को इस्तेमाल कर लेते थे अपने काम के लिए। और दोस्तों, वो समय था जब मुंबई के साथ का इलाका, न्यू बॉम्बे जिसको कहते हैं, नवी मुंबई, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। बहुत सारे बिल्डर हज़ारों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट वहाँ पे कर रहे थे। नई इमारतें, नए टावर बन रहे थे ज़ोरों शोरों से, और इन लोगों के लिए वो अच्छा मौका था अपने पैर पसारने का। तो इन लोगों के बहुत सारे अड्डे थे। न्यू बॉम्बे के थोड़ा आगे, जहाँ आजकल नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, उसके नज़दीक एक गांव हुआ करता था, उल्वे गांव। आज तो वो गांव शहर बना हुआ है, और जो जगह की कीमत 90s में, 91-95 तक जो 1 लाख कीमत थी, आज वो 2 करोड़ की कीमत हुई है उतनी जगह की। खैर, तो ये अपना अड्डे बदलते रहते थे, और रात को कहीं और, दिन में कहीं और। बहुत इन लोगों ने दहशत मचा के रखी। बड़े बड़े बिल्डरों से बड़ी बड़ी फिरौती, और उस फिरौती में कैश को एनकैश करते थे, गहने खरीद लेते थे, सोना खरीद लेते थे।
और वो सोना अपने वापस गांव में अपने परिवार में भेज देते थे, करोड़ों रुपए का सोना, और वहाँ से उसको आहिस्ता आहिस्ता बेच के करके उसको कैश करते थे, ताकि यहाँ पे इतना पैसा अगर रखेंगे तो इनको तो रोज़ भागना है, कभी कहीं सोना है, कभी कहीं रात गुजारनी है, तो कैश कहाँ पे साथ में लेके चलेंगे। कोई बैंक खाते तो इन लोगों के होते नहीं, परिवार को साथ में रखा नहीं। तो ये बड़ा अजीब तरीका था, और पुलिस परेशान थी कि इनको ढूंढें तो कैसे ढूंढें। ढेरेंगे इतने थे कि पहले बिल्डर से पैसा मांगते थे, नहीं दिया तो उसके ऊपर फायरिंग करते थे, फिर भी नहीं दिया तो उसको मार देते थे। इस तरह 2 बिल्डर का न्यू बॉम्बे में इनका गैंग मर्डर कर देता है। उसमें 10-12 लोग पकड़े जाते हैं 92 में, उनको जेल भेज दिया जाता है। लड़के पहले पकड़े जाते हैं, और ये दोनों भाई नारू और हीरू ये काफ़ी देर के बाद पकड़े जाते हैं, और वो भी पूरी सेटलमेंट करके ये वो करके ग्राहकों को दबा के धमका के डरा के फिर हाजिर होते हैं, और नासिक जेल में दोनों भाई बंद हो जाते। और उस जेल में क्या हुआ वो बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है जो मैंने कल के लिए रखा। तो खैर वहाँ से छूटने के बाद, अब मैंने जैसे कहा सेटलमेंट पहले कर ली, 1.5 साल में ज़मानत पे बाहर आ जाते, और बाहर आके फिर वही काम, फिर लोगों से फिरौती मांगना करना। और इतना खतरनाक काम इनका हो गया था कि बड़े एस्टैब्लिश गैंग भी इनसे परेशान हो गए थे। जिस बिल्डर को वो फ़ोन करते थे हमें पैसा चाहिए, वो कहते थे आपके नाम से, तो वो रावत भाई पहले ही ले गए, नरू भाई, हीरू भाई, मतलब बड़े गैंगस्टर का नाम भी इस्तेमाल कर लेते। तो ऐसे ही तकरीबन 32 केसेस जिनमें बड़ी लेवल पे फिरौती ली गई, एक्सटॉर्शन की गई। अब पुलिस, न्यू बॉम्बे की पुलिस ढूंढ रही है, कभी उल्वे गांव में छापा, कहीं करजत में रेड हो रही है, कभी पनवेल में, कभी मुंबई में, लेकिन इसका अड्डा नहीं मिलता था। लेकिन एक बड़ा गैंगस्टर जिसके साथ इन्होंने धोखा किया था, उस गैंगस्टर ने इनके ऊपर निगाह रखी, अपने पूरे गैंग को उसने पीछे लगा दिया। 60-70 उसके जो लड़के उस इलाके में थे, न्यू बॉम्बे में, इधर उधर सबको काम पे लगा दिया कि इनके आदमी ढूंढो कहाँ मिलेंगे, और ख़ास तौर पर नारू और हीरू चाहिए। अब उनको भी नहीं मिल रहे। यहाँ पे एक करैक्टर की एंट्री होती है, और वो पुलिस वाला है। पुलिस वाला भी कोई बड़ा ऑफिसर नहीं, एक हवलदार जो सिर्फ बुलेट पाटिल के नाम से मशहूर था। पाटिल उसका सरनेम, पहला नाम उसका कोई नहीं जानता। मैं जानता हूँ लेकिन उसका फ़ायदा नहीं, लेकिन आम लोग आज तक भी उसको, अभी भी है वो, बुलेट पाटिल के नाम से जानते हैं, इसलिए कि उस ज़माने में भी वो हवलदार उसी एरिया में जो इनका एरिया ऑफ ऑपरेशन था, बुलेट मोटरसाइकिल पे घूमा करता था, बुलेट लेके जा, बहुत डेरिंग हवलदार, 3 फीती वाला। बाद में उसने नौकरी छोड़ दी थी, वो भी बताते हैं आपको क्यों छोड़ा। तो बुलेट हवलदार आस पास के सब जो पुलिस स्टेशन थे वो, और क्राइम ब्रांच की यूनिट 5, मतलब तकरीबन 70-80 पुलिस वाले ऑफिसर एंड मैन इस गैंग को ढूंढने में लगे हैं, ख़ास तौर पे दोनों भाइयों को, नारू और हीरू को, लेकिन इनका कोई सुराग नहीं मिलता। बुलेट पाटिल उसने बहुत मेहनत की, कई महीनों तक, उसका दबदबा बहुत था इलाके में, ईमानदार हवलदार था, क्रिमिनल बहुत डरते थे उसके नाम से, आम जनता उसके कामों से खुश बहुत थी। वो एक तरह का हीरो था और आज भी है। ये कमाल की बात है, एक पुलिस वाले की इतनी इज्जत, वो भी एक हवलदार की, ये बहुत कम हमने मुंबई में देखा। पुराने ज़मानों में
क्राइम ब्रांच के पुराने कुछ गिने चुने हवलदार थे, जिनमें एक पांडु हवलदार था, इस किस्म के और 3-4 थे। उसके बाद अगर किसी हवलदार ने नाम कमाया है तो वो इस बुलेट हवलदार ने कमाया, बुलेट पाटिल ने कमाया। अब उसकी आपको आगे रोल दिखाएंगे। अब हुआ ऐसे कि इनको ढूंढते ढूंढते जब पुलिस थक जाती है तो बुलेट पाटिल अपना 1 मैन मिशन बना लेता है कि इनको ढूंढना है। तो उनको 3-4 ठिकानों की खबर मिलती है। एक एरिया ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन के नज़दीक, आप देखिए इतने खतरनाक अपराधी छुपने का ठिकाना बनाते हैं पुलिस स्टेशन की बैक साइड में। एक और ठिकाना ढूंढते हैं देवनार, उसके साथ में एक एरिया लगता है देवनार, जहाँ पे जो डंप यार्ड है, मुंबई का जो कचरा होता है, गंदगी सारी वहाँ पे दफन करते हैं। बहुत बड़ा भंडार लगा हुआ, पहाड़ियाँ बनी हुई हैं कचरे है। देवनार पुलिस स्टेशन की बैक साइड में गड्ढा बनाया, कमाल देखिए इनका। और इसी किस्म का तीसरा अड्डा आगारवाड़ी एक एरिया है मानखुर्द में। ये एरिया है, अगर आप चैम्बूर के शिवाजी महाराज के पुतले वाले चौक से न्यू बॉम्बे की तरफ जाएं, जहाँ पे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज है, उसके साथ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है BARC, लेफ्ट साइड में पॉपुलेशन कंट्रोल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का एक इंस्टीट्यूट है, उसके साथ से एक रास्ता जाता है। दूसरा रास्ता जो देवनार बस डिपो है, वहाँ से कंदर रोड जाती है छोटी सी, उसके आगे MTNL जो टेलीफोन की कंपनी मुंबई में है, महानगर टेलीफोन निगम, तो उसको MTNL कह देते हैं। उसके ऑफिस के पास एक बहुत बड़ा एक स्लम एरिया है जिसका नाम है आगारवाड़ी। तो कुछ शायद बस डिपो को आगार कहते हैं, आगार के पीछे है तो आगारवाड़ी नाम पड़ गया होगा, हो सकता है। तो बुलेट हवलदार को, बुलेट पाटिल को ये खबर मिलती है कि इन 3-4 इलाकों में ये आदमी कहीं छुपते हैं, और वो अपने सोर्सेस को काम पे लगा देता है। और जैसे कि मैंने कहा, उसी तरह एक बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन, उसके आदमी भी काम पे लगे हुए थे। अब इनको ढूंढते ढूंढते एक दिन उस ठिकाने का पता चल जाता है। अब पहले ये बता दें आपको, एक मैं आपको थोड़ा सा किस्सा 2 मिनट के बाद बताता हूँ कि जिन 2 बिल्डर्स के मर्डर के केस में ये दोनों भाई जेल गए थे, इनके साथ इनके 10-12 लड़के भी गए थे जो पहले पकड़े गए थे, लेकिन ये बाद में पकड़े गए। उनमें से कुछ लड़के जिनका इन्होंने बराबर ख्याल नहीं रखा, वो कुछ नाराज़ भी थे। उनमें से कुछ लड़के उस गैंगस्टर अंडरवर्ल्ड डॉन के लड़कों के टच में चोरी छिपे आते हैं, ओपनली नहीं, कि दोनों बड़े रूथलेस किस्म के भाई थे, कभी इस किस्म की हरकत बर्दाश्त नहीं करते थे कि हमारा कोई लड़का किसी और के पास हो। और उसी एरिया में, आगारवाड़ी एरिया में, एक मेरा पुराना एक खबरी हुआ करता, तो उसका हमने बहुत पुराना एक किस्सा भी बनाया था, सलीम खबरी, सलीम लंगड़ा भी कहते थे। तो बहुत बहुत बढ़िया इंसान था। उसका बहनोई था, बहनोई था साला, शायद बशीर उसका नाम था। बशीर की बहन जो थी वो सलीम की पत्नी थी, या सलीम की बहन उसकी बशीर की पत्नी थी, लेकिन इनका ऐसा ही कुछ सारे दीदे का कोई रिश्ता था। तो एक बार मैं सलीम उस बशीर को मिलने के लिए, बहुत बड़ा गैंगस्टर था, वो भी एनकाउंटर में मारा गया था, तो वो भी उसी आगारवाड़ी में रहता था। तो अब जब मैं इस केस पे काम कर रहा था तो मेरे सोर्सेज ने बताया कि वो बशीर भी बाद में इनके साथ मिल गया था, नारू और हीरो के साथ। मतलब दाऊद को छोड़ के बशीर का आदमी, बशीर नारू रावत और हीरो रावत के साथ ज्वाइन करता है। और जब ये दोनों भाई नासिक जेल में थे तो उनका सामान लेके ये मुलाकात के लिए नासिक जाता था, उनके लिए कपड़ा लता
घी साबुन तेल जो भी चाहिए होता है जेल में, और पैसा वैसा देना, सब सेटिंग करना, वो लेके जाता था। तो बाद में बशीर का भी एनकाउंटर हो गया। खैर, अब ये सब पूरे पुलिस की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम, और फॉर्चुनेटली उस टीम में जितने लोग, जितने ऑफिसर थे, वो सब के सब में से ज़्यादा, एक आध को छोड़ के, वो एंटोपल पुलिस स्टेशन करके निकले हुए थे, जिनमें इंस्पेक्टर ताहिर शेट्टी, इंस्पेक्टर प्रकाश जॉर्ज, इंस्पेक्टर विष्णु कुमार, उसके बाद SK बाबर साहब, जो पहले सेंटा क्रूज में थे जब मैं हॉलीडे में था। तो सबके साथ मुझे बहुत क्लोज मेरे दोस्त थे, मित्र थे, बहुत घनिष्ठ संबंध जिसको कहते हैं, और बड़े नॉन कंट्रोवर्शियल किस्म के ऑफिसर, जिनको आप उन एनकाउंटर स्पेशलिस्टों से नहीं जोड़ सकते हो जिनका काम ही पैसा लेके एनकाउंटर करना था, फर्जी एनकाउंटर करना। एनकाउंटर इन लोगों ने भी किए हैं, लेकिन सारे के सारे नॉन कंट्रोवर्शियल एनकाउंटर हुए। तो इस टीम में भी उन मेरे दोस्तों में से 3-4 ऑफिसर साथ में थे, और इनके साथ था नागेश लोहार। आज मैंने शाम को ये एपिसोड रिकॉर्ड करने पहले नागेश से बात की, जो उस समय क्राइम ब्रांच की यूनिट 5 चैम्बूर में तैनात थे, इस एनकाउंटर में शामिल थे। बाद में वो तरक्की करते करते DCP रिटायर हो गए और अभी मुंबई में ही रह रहे। तो उनसे मेरी बात हुई तो उनको भी एकदम हैरानी हुई। बोलते, सर आपको इतने सालों के बाद ये केस कैसे याद आ गया? तो मुझे भी आधी डिटेल अभी तक याद नहीं। तो बोलते, कल मैं आपको बाकी की डिटेल जो है सोच के बताता हूँ। तो कल शायद इसका एक और एंगल और निकलेगा, जब अपनी पुरानी डायरी वो DCP नागेश लोहार निकालेंगे, उसमें से कई कुछ उन्होंने नोट करके रखा होगा। वो जो कल के एपिसोड में बनाऊंगा उसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड कर दी जाएगी, आप अंदर की बातें कुछ और सुन सकोगे। तो दोस्तों, एक दिन चैम्बूर क्राइम ब्रांच यूनिट 5 उनको खबर आती है, और मुझे जो मेरे सोर्सेज ने बताया वो खबर उसी अंडरवर्ल्ड डॉन ने दी थी, और वो खबर पहुंचती है बुलेट पाटिल के पास, जो ऑफिसर नहीं है, हवलदार है, जो इतने महीनों से मेहनत कर रहा था उनको ढूंढने की। और खबर एक टेलीफोन पे आती है, उसको एक पता दिया जाता है, एक एड्रेस, खोली नंबर इतना, आगारवाड़ी, मानखुर्द। आपको जिन लोगों को आप ढूंढ रहे हो वो आपको वहाँ पे मिलेंगे, लेकिन पूरी तैयारी से जाना, वो सब के सब हथियारों से लैस है, ये वार्निंग भी दिया गया। आप देखिए दोस्तों, एक इमरजेंसी मीटिंग आधी रात को हो जाती है चैम्बूर क्राइम ब्रांच के ऑफिस, जहाँ पे सब बड़े ऑफिसर बैठते। तो एक स्ट्रैटेजी तैयार की जाती कि एरिया बड़ा खतरनाक है, बहुत से क्रिमिनल वहाँ रहते हैं, बड़ी छोटी छोटी गलियाँ हैं जो प्रॉपर्टी में जाने की, और वहाँ से अगर सामने से किसी ने फायर ओपन कर दिया तो हमारे लिए बच के निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो बड़े तरीके से पुलिस ने लंबी चौड़ी मीटिंग के बाद फैसला किया कि दिन में अटैक करना बहुत मुश्किल होगा। अभी खबर आई है, वहाँ पे होंगे, चेक करने का टाइम भी नहीं है, खबर को कंफर्म करने का। कंफर्म करने लगेंगे तो खबर फैल गई तो भाग जाएंगे। और सबको पता था कि नारू और हीरू गैंग का हर आदमी हथियार रखता था, खाली हाथ कोई नहीं होता था। बड़े खतरनाक किस्म के क्रिमिनल थे सब, 10-10, 12-12, 20-20 केस तकरीबन हर आदमी के ऊपर थे। तो ये लोग आधी रात को पूरी प्लानिंग करके लोकल पुलिस स्टेशन की मदद लेके, जो इनके अपने खास दोस्त वहाँ पे थे, लोकल पुलिस स्टेशन वो नहीं, जो उसके पास एरिया लगते, वहाँ से कुछ ऑफिसर को साथ में लिया, और उस घर का जो एड्रेस था, उस घर के चारों तरफ जो 3-4 गलियाँ जाती थी,
उन गलियों के एक एक घर के बाहर के दरवाजे को बाहर से चिटकनी लगा दी गई। तकरीबन 150-200 घरों के दरवाजे बाहर से बंद कर दिए गए ताकि अंदर के लोग निकलेंगे, गलियों में आ जाएंगे, हमारा मुकाबला हो गया, कहीं भागना पड़ा जान बचाने के लिए तो बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। जिस किस्म की बहुत सारी झोपड़पट्टियाँ आपने जो मुंबई पे अक्सर फिल्में बनती हैं उनमें दिखाई जाती हैं, वाकई अगर आप घिर जाओ तो निकलने का रास्ता नहीं मिलता। अब इन लोगों ने वहाँ छिपने का अड्डा क्यों बनाया? वो इसलिए कि बाहर के अड्डों में जो थोड़ा खतरा होता है, जो शहर के बाहर थे, तो ये एक बहुत डेंसली पॉपुलेटेड लोकेलिटी के अंदर था और किसी को पता नहीं था कि ये लोग कौन हैं। लेकिन इन्फॉर्मेशन बहुत सटीक थी क्योंकि एक अंडरवर्ल्ड डॉन से आई थी। अब जैसे ही ये लोग सब लोगों के दरवाजे बंद करके बड़े चुपके से उस घर को नॉक करते हैं जिस घर में इनको इन्फॉर्मेशन थी और पूरे लैस हथियारों के साथ। और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है ये सब के सब लोग अंदर जा, उनमें शायद इंस्पेक्टर प्रकाश जॉर्ज भी था, ताही शेट्टी भी थे, नागेश लोहार थे और भी थे। मैं कल पूरी डिटेल आपको बताऊंगा कहानी। अंदर जैसे ही घुसते हैं तो धार गोलियां अंदर से चलती हैं। घर के अंदर पुलिस वाले खड़े हैं, अंधेरा, अभी बत्ती भी नहीं जलाई, रात के अर्ली मॉर्निंग 3 बजे का टाइम पूरे। और तब पुलिस वाले लाइट ऑन कर देते हैं और वो सब लोगों को जब देखते हैं वो लोग के पुलिस वाले आ गए तो फिर तरीका होता है भागने का। एक अगली अटैम्प्ट, गोलियां चलाओ और भागने की कोशिश करो बाहर निकलने की, लेकिन उसके पहले पुलिस वालों की गोलियां चली और 5-7 मिनट में 5 लाशों का वहाँ पे उस कमरे में ढेर लग गया। लेकिन उस कमरे में नारुतो था, उसका भाई हीरू नहीं था। नारुतो और उसके 4 शार्प शूटर वो उसके साथ थे और वो 5-7 मिनट के एनकाउंटर में 5 के 5 लोग मारे गए। और ये मुंबई का सबसे बड़ा एनकाउंटर था। इतनी डेंस पॉपुलेट जहाँ पे चारों तरफ लोग, बच्चे, औरतें, लोग रह रहे हैं, अगर वहाँ पे कहीं ओपन में इस किस्म की गोलीबारी हो जाती तो बहुत नुकसान होने का डर था। और उसके बाद लोकल पुलिस को बुलाया गया, तलाश ली गई तो और वाकई उनके पास पाँचों के पास हथियार थे और बहुत बड़ी मात्रा में बुलेट्स मिली। कुछ 70-80 हज़ार रुपया कैश मिला। और उस ज़माने में, ये 95 की बात है, 1995 में, और कुछ सोने के गहने जिसका जिक्र मैंने पहले किया, वो पैसों से गहने खरीद लेते थे और अपने अपने गांव भेज देते थे, तो वो वहाँ से रिकवर हुए। और इस तरीके से पूरी मुंबई की अंडरवर्ल्ड की हिस्ट्री में सबसे बड़ा एनकाउंटर आधी रात को होता है। और कल आपको वो बात बताएंगे कि उस अंडरवर्ल्ड डॉन ने इस आदमी को या इसके आदमियों को मरवाने की जो क्या दुश्मनी थी कि इनको मरवाना पड़ा। ये पहला ऐसा एनकाउंटर था जो किया तो पुलिस ने था, लेकिन पैसे लेके नहीं किया गया था, फेक एनकाउंटर नहीं था। उसके और भी बहुत से कारण हैं क्यों नहीं था, कि उसमें सबके सब लोग जो थे वो अच्छे ऑफिसर थे। बहुत एनकाउंटर किए हैं लेकिन कहीं भी नाम नहीं है उनका। आपने कभी प्रकाश जॉर्ज का नाम नहीं सुना होगा, 20 एनकाउंटर किए हैं उसने। विष्णु कुमार ने 25-30 किए होंगे, उसका नाम कहीं नहीं है, बिकॉज दीज आर नॉट पब्लिसिटी सीकर्स। बाकी सो कॉल्ड एनकाउंटर स्पेशलिस्टों की तरह पेज 3 में अपनी तस्वीरें छपवाने वाले नहीं थे, कोई बड़े बड़े अखबारों में इंटरव्यू देने वाले नहीं थे, अपने लोगों को मार के उनके ऊपर अपनी फिल्में बनवाने वाले नहीं थे।
अच्छे लोग भी होते हैं जिनके ऊपर पुलिस को नाज होता है, और बहुत काम किए हैं सब लोगों ने। इसीलिए नागेश लोहार जैसे लोग डीसीपी तक बन गए, सब इंस्पेक्टर से, काम अच्छे किए। अगर इस किस्म की हरकतें की होती तो शायद आज किसी जेल में होते, जैसे आधे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सलाखों के पीछे बैठे। सब के सब ऑफिसर बड़ी इज्जत की रोटी खा रहे हैं यार, रिटायर हो गए सब। प्रकाश जॉर्ज एसीपी बन के रिटायर हुआ, अभी लास्ट ईयर उसकी डेथ हुई, इंतकाल हुआ, नेचुरल डेथ। विष्णु कुमार अभी 84 ईयर्स के हो गए हैं। थोड़े दिन पहले बात हुई, अपने गांव में अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं। एस.के. बाबर साहब से साल 1.5 साल पहले मुलाकात हुई थी। ये वॉज अ वेरी हैप्पी पर्सन। तो दोस्तों, अब आपको उस बुलेट पाटिल की बात बताते हैं। इतने काम करने के बाद उसके बाद बुलेट पाटिल हीरो बन गया। एनकाउंटर के बाद उस इलाके में पहले भी था, लेकिन एनकाउंटर के बाद उसकी और ज़्यादा इज्जत बढ़ी। उस आदमी ने नौकरी छोड़ के वहाँ से इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, और थम्पिंग मेजॉरिटी से जीत के आया, कॉरपोरेटर बना, और बहुत काम किया अपने इलाके में। और अभी मुझे मैं बात कर रहा था, जब ये कहानी की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा था, तो बाद में उसने शिवसेना ज्वाइन कर लिया, और एमएलए की इलेक्शन की उसको टिकट मिल गई शिवसेना की पिछले इलेक्शन में। लेकिन शिवसेना के वर्करों ने ही उसको हरा दिया। कारण कि अगर कहीं ये एमएलए बन गया तो जो हमारे गलत काम हम अपने एरिया में कर रहे हैं तो ये हवलदार हमें करने नहीं देगा। ये ईमानदार आदमी है, इसने कॉरपोरेटर बन के बहुत काम किया है, किसी को पैसा खाने नहीं दिया, खुद नहीं खाया। अब एमएलए बन गया तो हमारी रोटी रोजी पे चोट लगेगी। और अंदर के लोगों ने साजिश करके उस बुलेट पाटिल को हरवा दिया। तो दोस्तों, ये कहानी थी मुंबई के सबसे बड़े एनकाउंटर की। देखना मत भूलिए, कल सबके नाम के साथ आपको बताऊंगा। और बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है नासिक जेल का, जो आपने आज तक नहीं सुना हो। तो इंतज़ार कीजिए कल तक। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।